नमस्कार, मैं हूं चुमकान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हनुमानगढ़ में आमने सामने हुए पुलिसकर्मी और वकील। एसपी दफ्तर के सामने फूंका विधायक का पुतला। टाउन में निकाली आधार जागृति रैली, डीईओ ने दिखाई झंडी। रोडवेज कर्मियों ने की चीफ इंजीनियर से मुलाकात, समस्याओं से संबंधित दिया ज्ञापन। छात्र संघ चुनाव की प्रासंगिकता पर सवाल, तैयारी में कॉलेज प्रबंधन। अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ में वकील और पुलिसकर्मी एक बार फिर आमने सामने हो गए। बार संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से आक्रोशित वकीलों ने संघरिया के विधायक डॉक्टर परम नवदीप सिंह का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पत्रकार लोकेश सोनी की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। चिकित्सीय रिपोर्ट में जहां उसकी मौत के लिए सड़क हादसे को जिम्मेदार ठहराया गया है, वहीं लोकेश के परिजन उसकी मौत के लिए विधायक डॉक्टर परम नवदीप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। राजनीतिक घटनाक्रम के बीच विधायक के खास सिपह सलार बीसीसी अध्यक्ष महावीर पूनिया ने दर्जन भर लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जिसमें हनुमानगढ़ बार संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत का नाम भी शामिल है। आरोप है कि सारस्वत ने पीड़ित परिजनों को विधायक के खिलाफ उकसाया। मुकदमा दर्ज होने की खबर सुनते ही वकीलों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। बार रूम में इस मसले को लेकर मीटिंग हुई। मीटिंग में वरिष्ठ अधिवक्ताओं से लेकर युवा वकीलों में जबरदस्त रोष देखा गया। वे विधायक सहित उस थाना प्रभारी के खिलाफ आग बबूला हो रहे थे जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। पूर्व अध्यक्ष विनोद एरन, रघुवीर वर्मा, चंद्र कैलाश स्वामी और मौजूदा अध्यक्ष मनीष सिंह तंवर आदि ने कहा कि किसी भी सूरत में वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र सारस्वत के खिलाफ झूठे मामले को सहन नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। बार रूम में भाषणबाजी का दौर जारी था कि एक पुलिसकर्मी चुपके से मोबाइल में भाषणों को रिकॉर्ड करता नजर आ गया। वकीलों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह भागने लगा। इस पर मीटिंग छोड़कर वकील उस खाकी वर्दी वाले के पीछे भागे। आखिरकार उसे पकड़ भी लिया गया, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस है। वह वकीलों से अपने को मुक्त करने में सफल हो गया और फरार हो गया। इसके बाद वकील जुलूस के रूप में एसपी दफ्तर पहुंचे। वकीलों को एक साथ आते देख पुलिसकर्मी अलर्ट हो गए। पुलिस मुख्यालय छावनी में तब्दील हो गया। जंक्शन थाना प्रभारी भंवर लाल, सीआई नारायण सिंह भाटी और सदर थाना प्रभारी महेंद्र दत्त शर्मा आदि पुलिसकर्मियों की लाइन में सबसे आगे खड़े थे। उन्होंने पहले तो वकीलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने वकीलों को आगे बढ़ने दिया। वकीलों ने वहीं पर विधायक का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। इसके बाद वे एसपी से मिलने की जिद करने लगे। एएसपी ने आकर बात करने की कोशिश की, लेकिन वकीलों का कहना था कि उनके लेवल की बात नहीं है। वकीलों की बात सुनकर एएसपी तो अपने कक्ष में चले गए, लेकिन वकील जबरन एसपी दफ्तर जाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों में खूब धक्का मुक्की भी हुई। प्रतिनिधिमंडल है, 10 आदमी जो है, 10 इस दौरान एएसपी फिर से बाहर आए और उन्होंने वकीलों से कहा कि वे प्रतिनिधिमंडल को एसपी दफ्तर भेजें। आखिरकार सहमति बनी और प्रतिनिधिमंडल एसपी कक्ष पहुंचा। वयोवृद्ध अधिवक्ता विनोद एरन ने मुकदमा दर्ज होने के तरीके पर सवाल उठाए, तो एसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने कहा कि अभी मुकदमा दर्ज हुआ है, जांच की जा रही है, कार्रवाई नहीं, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अगले ने एक दर्ज कराया जिसमें कई लोगों को शामिल करके दिया। पुलिस ने किसी के खिलाफ अभी तक एक्शन लिया नहीं। मुकदमा जांच होगा, सच्चाई पता चल जाएगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद एरन ने कहा था कि बार काउंसिल के नियमों के तहत बगैर बार काउंसिल की अनुमति से किसी वकील पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके एसएचओ ने नॉर्म्स की पालना नहीं की, तो फिर उस एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। हम आपसे ये निवेदन करने आए बार मेंबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के कुछ नॉर्म बिना परमिशन के बार काउंसिल के या उसके कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। कंटेम्प्ट का नोटिस दे दिया था जयपुर हाईकोर्ट ने, हाईकोर्ट को मानना पड़ा कि ये गलत हो। बार के किसी मेंबर के खिलाफ यूं मुकदमा दर्ज कर रहे, हमारे पास सब आते हैं, अपनी ग्रीवेंसेस लेके आते हैं कि हमारे साथ ये घटना हो। एसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि अगर किसी ने गलती की है तो उसे सजा भी भुगतनी होगी, इसके लिए वकील निश्चिंत रहें। मैं कह रहा हूं अगर मेरे एसएचओ ने दर्ज करने में किसी तरह की कोताही या बेईमानी बरती है तो उसके खिलाफ सेक्शन पढ़ लिए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर दूंगा। सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता के बाद बार संघ के पूर्व अध्यक्ष विनोद एरन ने पत्रकारों को घटना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, बस वकीलों के खिलाफ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने वकीलों के खिलाफ दर्ज मुकदमे की धाराओं पर भी सवाल उठाए। लोकेश का और एमएलए साहब का, कोई लोकेश मर गया पत्रकार था, उसके परिवारजन उसको हत्या मानते हैं। वो उनका मानना है कि ये एमएलए ने करवाई है, उसके लिए वो एजिटेट कर रहे थे। उन्होंने कोई एफआईआर एमएलए के खिलाफ करवाई है, उसमें उन एमएलए के आदमियों को ये शक था कि इसके पीछे 2-3 वकील हैं इस एफआईआर कराने में, तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने एक एफआईआर दर्ज की हमारे एक हनुमानगढ़ के अधिवक्ता के खिलाफ, संग्रिया के 2 अधिवक्ताओं के खिलाफ। उसमें जुर्म लगाया 115 आईपीसी, 191 आईपीसी, 193 आईपीसी, 201 और 120 बी। हमने एसपी साहब को कहा कि आप आईपीसी निकाल के देखें, पढ़े। 115 आईपीसी क्या कहती है कि मैं किसी को कत्ल करने के लिए उकसाऊं और वो मेरे उकसावे पे कत्ल कर जाए तो मैं अबेटमेंट में लायबल होऊंगा। हमारे अधिवक्ताओं ने किसको कत्ल करने के लिए उकसा दिया? किसका कत्ल हो गया? कौन सा जुर्म हो गया जो आपने 115 दर्ज कर ली? 191, 93 इस बात के है कि मैं शहसफत अदालत में झूठे बयान दूं और अदालत ये माने कि ये जानबूझ के झूठे बयान दे रहा है तो वो मुझे नोटिस देके मेरे खिलाफ एफआईआर करा सकती है। एसएचओ को कहां से पावर आ गए कि वो एफआईआर करे? 201 कौन सी एविडेंस हमने नष्ट कर दी? अगर लोकेश मरा है, पुलिस कहती है कि वो एक्सीडेंट में मरा है, कोई मर्डर नहीं है, तो जब पुलिस खुद मानती है कि मर्डर नहीं है तो एविडेंस कौन सी डिस्ट्रॉय कर दे? ये एमएलए के दबाव में कराई गई, परम नवदीप के दबाव में ये एफआईआर हुई है। अधिवक्ता ये कहना है कि वहाँ का थाना सिर्फ परम नवदीप और उनके आदमियों के कहने पे चलता है। नॉर्म्स होते हैं कुछ एफआईआर दर्ज करने के, हमारे बार काउंसिल के और उनके नॉर्म्स है कि वकीलों पे बिना परमिशन के एफआईआर नहीं होनी चाहिए। आप अपने एसएचओ को मीटिंग बुला के डायरेक्शन क्यों नहीं देते कि वो चलते ही एफआईआर कर ले, 302 का मुलजिम बना दे, किसी और का करा दे? तो उस पर उनका मैं देखूंगा, आप निश्चिंत रहो, कोई कार्रवाई नहीं होगी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में एसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने कहा कि किसी के साथ गलत नहीं किया जाएगा, न्यायोचित कार्रवाई होगी, इसके लिए वकीलों को आश्वस्त किया गया है। संग्रिया थाना में जो प्रकरण दर्ज हुआ उसको लेकर के बार के लोगों ने विरोध किया, जिसमें इनको आश्वासन दिया गया कि इसमें एकदम निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कराई जाएगी, इसमें सही और मेरिट पे तफ्तीश की जाएगी, गलत किसी के साथ नहीं होने देंगे। जिले भर में आधार सप्ताह के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टाउन के छात्रों ने जन जागृति रैली निकाली। जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी भोजराज छिंपा ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले भर में आधार सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों में आधार कार्ड की जन जागृति लाने के लिए सप्ताह के पहले दिन आधार दौड़ आरंभ की गई थी, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने उत्साह से भाग लिया था। आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टाउन के छात्रों ने भी आधार रैली निकाली। इस रैली को जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी भोजराज छिंपा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तेजा सिंह गदराना भी मौजूद थे।
आधार कार्ड जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत ये सप्ताह पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है। उसी संदर्भ के अंदर अपने जिले के अंदर भी ये आधार रैली का आयोजन है वो किया गया है। रोडवेज के कर्मचारियों ने सीटू यूनियन के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में रोडवेज के चीफ मैनेजर महेश वर्मा को अपनी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से रोडवेज कर्मचारियों ने मैनेजर वर्मा को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया और जल्द ही मांगों को पूरा करने की मांग की। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों ने सीटू कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर आज जिला चीफ मैनेजर महेश वर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से रोडवेज कर्मियों ने मैनेजर को बताया कि रोडवेज के चालक, परिचालक और मैकेनिकों की फाइलों का काम नहीं हो रहा। एटीएम मशीनें भी कम हैं, जिस वजह से टिकट बुक से टिकटें काटनी पड़ती हैं और काफी परेशानी होती है। कम से कम 20 एटीएम मशीनों की जरूरत है। 2008 में हुए कोर्ट के फैसले के दौरान नियमित हुए कर्मचारियों के एरियल का भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ, जिस वजह से रोडवेज कर्मचारियों में काफी रोष है। अगर समय रहते उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह धरना प्रदर्शन का रास्ता अपनाएंगे। राजस्थान रोडवेज में चालक और परिचालक और मैकेनिक साइड के कर्मचारियों के एक तो फाइलों का काम नहीं हो रहा है, दूसरा एटीएम मशीनें नहीं है। अगर एटीएम मशीनें होती है तो टिकट बुक से टिकटें नहीं काटनी पड़ती, ये परेशानी है। यहाँ से कम 20 मशीनें कम है, तो ये मशीनें एटीएम मंगानी चाहिए। एक कर्मचारियों के चालक कम परिचालकों के कोर्ट का फैसला हुआ है कि 2008 में इनको नियमित किया जाता है, उनका बकाया एरियल का भुगतान नहीं हो रहा है। 9/28 चयनित वेतनमान कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसर रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे,
वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि ज़िले का सर्वप्रथम डिजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो ऐसी LCDयाँ और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। छात्र संघ यानी राजनीति की पहली सीढ़ी, लोकतांत्रिक ढांचे की नींव जिस पर तैयार होती है सियासत की मजबूत इमारत। लेकिन इस बार छात्र संघ चुनाव की बेरुखी इस तरह के चुनावों पर सवाल उठाती है। बड़ा सवाल यह है कि जब विचारधारा का पोषण न हो तो फिर छात्र राजनीति के मायने क्या हैं? पेश है खास रिपोर्ट। छात्र संघ चुनाव की तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। राजकीय NMPG कॉलेज सहित अन्य निजी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी तेज है। विभिन्न पदों के लिए चुनाव मैदान में डटे प्रत्याशी समर्थन जुटाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाने में मशगूल रहे। राजकीय NMPG कॉलेज में सर्वाधिक मतदाता हैं। यहां पर करीब 4000 मतदाता इस बार मताधिकार का उपयोग करेंगे। इनमें करीब 3000 छात्र और 1000 छात्राएं शामिल हैं। खास बात है कि पिछले वर्ष मतदाताओं की संख्या महज 3333 थी। पिछले चुनाव की बात करें तो पंजीकृत 3303 मतदाताओं में से 2222 मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया था, यानी 67.27% मतदाताओं ने ही मताधिकार का उपयोग किया। इस बार मताधिकार का प्रतिशत बढ़ने के आसार हैं। चुनाव मैदान में 4 पदों के लिए 17 प्रत्याशी हैं। इनमें अध्यक्ष पद के लिए प्रदीप, रोहित कुमार और संतोष कुमार के बीच मुकाबला है, यानी अध्यक्ष पद पर चतुष्कोणीय संघर्ष तय है। उपाध्यक्ष पद पर 5 प्रत्याशी मैदान में डटे हैं। इनमें देवेंद्र शर्मा, निर्मल सिंह, राजेश कुमार, संजय कुमार और शुभम शर्मा शामिल हैं। महासचिव पद पर चंद्रकला, कन्हैयालाल और नरेंद्र सिंह के बीच तिकोना मुकाबला है। वहीं संयुक्त सचिव पद के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। दिनेश सिंह शेखावत, गगन, गुरचरण सिंह, पूर्ण सिंह और रजत शर्मा संयुक्त सचिव पद के लिए चुनावी मैदान में हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राम सिंह राजावत के मुताबिक मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतपेटियों की व्यवस्था के बाद मतदान दलों का गठन कर दिया गया है। उनको प्रशिक्षण भी दिया गया है। मतदान प्रपत्र को संख्या वाइज तैयार किया गया है। लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय किए गए हैं। कल मतदान की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। बैलेट पेपर सब कर आ चुके हैं। उनको क्रम संख्या वाइज हम तैयार करके लगा रहे हैं। मतपेटियां तैयार हो गई हैं। मतदानों का गठन हो चुका है। उनको प्रशिक्षण दिया जा चुका है और सारी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं। निष्पक्ष चुनाव होगा और लिंगदोह समिति की सिफारिशें के आधार पर जो आचार संहिता की पूरी पालना हो रही है और बाकी महाविद्यालय में संपूर्ण रूप से शांति है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जिले भर के विभिन्न कॉलेजों में मतदान के तत्काल बाद मतों की गिनती होगी और परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। राजकीय NMPG कॉलेज में सहायक निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर DS भुल्लर के मुताबिक सबसे पहले संयुक्त सचिव पद का परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके बाद महासचिव, उपाध्यक्ष और आखिर में अध्यक्ष पद के लिए मतों की गिनती होगी तथा परिणाम घोषित किए जाएंगे।
मतगणना सबसे पहले संयुक्त सचिव की जाएगी और उसके बाद महासचिव की, उसके पश्चात उपाध्यक्ष की और उसके बाद अध्यक्ष की, और तुरंत बाद सबके मतलब साथ ही साथ जो परिणाम है वो घोषित कर दिए जाएंगे और परिणाम के तुरंत बाद शपथ ग्रहण भी करवा दिया जाएगा। कैंपस की राजनीति में बहुत ज्यादा रुझान तो नजर नहीं आया, लेकिन इक्का दुक्का समूह जरूर वोट मांगने में मशगूल नजर आए। कुछ लड़के पर्चियां बनाने में और वितरण करने में व्यस्त थे। स्काई चैनल की टीम को देख लड़कों ने कुछ कहना चाहा। जब उनसे पूछा गया कि आखिर वे वोट क्यों देंगे, सवाल सुनकर वे पहले तो झिझके, फिर कुछ इस तरह जवाब दिया। आइए सुनते हैं युवाओं के जवाब। प्रदीप: चुनाव में इसलिए डालना चाहता हूँ ताकि हमारा जो लीडर होगा वो हमारे हर एक काम करेगा। जैसे मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट का सेकंड का जो स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ जो हमारी किसी प्रकार की जो सुविधाएं हमें होनी चाहिए वो सुविधाएं हमारे पास कंप्लीट करे। डिपार्टमेंट जो अपना कम है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, टीचर नहीं है, तो टीचरों की जरूरत जो हमारी वो पूरी करे। इसलिए मैं चुनाव डालना चाहता हूँ। अनिल कुमार, बीएससी पार्ट सेकंड। डालना चाहता हूँ क्योंकि वो जो कॉलेज में सुविधाएं नहीं है वो हम उससे करवा सकते हैं। जैसे कैंटीन है, पानी की सुविधा है, बाकी स्टाफ का है वो भी है, वो हम करवा सकते हैं। अब उसको वोट देके अपना लीडरशिप बना के उसके द्वारा हम अपना काम करवा सकते हैं। सुमित कुमार, बीएससी सेकंड ईयर। वोट इसलिए डालना चाहते हैं कि हमारे हितों के लिए डालना चाहते हैं और हमारा अध्यक्ष अच्छा हो, कार्य नेतृत्व अच्छा हो उसका, इसी में वोट डालना चाहते हैं। बीए पार्ट सेकंड ईयर तस्वीर। दूसरी तरफ एसडीएन खालसा कॉलेज में छात्र संघ चुनाव का विवाद खत्म हो गया। अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी निशांत शर्मा की दावेदारी को खारिज करने का मामला जिला प्रशासन तक पहुंचा। एडवोकेट प्रदीप शर्मा ने निशांत की पैरवी की और कहा कि किसी भी सूरत में निशांत की दावेदारी खत्म नहीं की जा सकती। कॉलेज प्रबंधन ने आनन फानन कानूनविदों से चर्चा की और फिर निर्वाचन अधिकारी ने निशांत शर्मा को चुनाव लड़ने के योग्य करार दिया। छात्र निशांत शर्मा के खिलाफ गुरुकृत सिंह ने एक एप्लीकेशन लगाई जिसमें उसने ये कहा कि आपराधिक रिकॉर्ड रखता है। फिर हमने एक चुनाव समिति का जो हमारी चुनाव कार्यक्रम के दौरान एक समिति होती है, हमने ये मैटर उसमें रखा। तो उन्होंने लीगल एडवाइस के आधार पर वकीलों से राय करके ये लगा कि वास्तव में ये इस दायरे में आता है और हमने उसको रिजेक्ट किया। लेकिन उसके बाद उनके अधिवक्ता जो प्रदीप शर्मा जी थे, उनकी एप्लीकेशन के आधार पर हमने फिर दोबारा इस पे मीटिंग बुलाई और वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण जी त्यागी से हमने इस पे विचार लिया। तो उनसे वाद विवाद के बाद फिर हमें उनके जो निर्णय के आधार पर वो आधार बना करके हमने यूँ लगा कि वास्तव में ये उस दायरे में नहीं आता और हमने उस चुनाव को ओके करवा दिया और उस बच्चे को चुनाव लड़ने के लिए मान्य करा दी। खैर, ये तो थी छात्र संघ चुनाव की तैयारी से जुड़ी बातें। छात्र संघ चुनाव को लेकर युवाओं की बेरुखी आखिर देश की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगी, इस बड़े सवाल की तरफ जब स्काई चैनल ने कुछ प्रबुद्ध लोगों से बातचीत की तो सबने इस बात को गंभीर माना। हमने सबसे पहले राजकीय एनएमपीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सरबन सिंह से पूछा कि आखिर मौजूदा परिप्रेक्ष्य में छात्र संघ चुनाव की प्रासंगिकता क्या है। सवाल सुनकर प्रोफेसर सरबन सिंह भी गंभीर हो गए। जब राजनीति की पहली सीढ़ी कहा जाए छात्र संघ चुनाव को तो इस तरह के सवाल गंभीर माने जाते हैं। पूरा जो विश्व है इसे राजनीति की एक प्रयोगशाला माना जाता है, लेबोरेटरी माना जाता है। और आज विश्व में भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। और लोकतंत्र की जो प्रयोगशाला है, इसके लिए जो पौध तैयार होती है वो तैयार होती है इन शिक्षण संस्थाओं से। आज इसकी प्रासंगिकता मैं तो मेरे विचारों में यही कह सकता हूँ कि विद्यार्थी जो आगे चलकर हमारे देश का नेतृत्व करना चाहते हैं, चाहे वो वार्ड पार्षद के रूप में, चाहे चेयरमैन के रूप में, चाहे वो पंचायत समिति के प्रधान के रूप में, चाहे वो एमएलए या एमपी के रूप में, चाहे वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहें, तो उनके लिए जो पहला स्टेप है, जो पहला कदम है, वो कॉलेजों या स्कूलों से शुरू होता है। कॉलेजों में इलेक्शन या चुनाव इसलिए रखे जाते हैं, इसकी प्रासंगिकता तो यही है कि विद्यार्थियों को लोकतंत्र का पाठ जो है वो यहाँ से पढ़ाया जाता है। अब ये विद्यार्थियों पर निर्भर करता है कि वो लोकतंत्र का पाठ किस तरीके से पढ़ते हैं।
उस पर कैसे अमल करते हैं। क्या वो एक शुद्ध राजनीति चाहते हैं, जो राजनीति पहले एक सेवा का साधन हुआ करती थी, या आज जो राजनीति व्यवसाय बन गई है उसको चाहते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। तो प्रासंगिकता ये है कि राजनीति एक सेवा का साधन हुआ करती थी, आज वो सेवा से दूर हो गई है, और सेवा से दूर होने के कारण जो इसकी प्रासंगिकता कम होती जा रही है। लेकिन मेरे विचार में ये जो है बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक राजनीति की पहली पाठशाला है। उन्हें सिखाया जाता है कि आपको आगे कैसे बिहेव करना है, कैसे आपने इलेक्शन में जाना है, कैसे मतदाताओं का सामना करना है, कैसे अपने प्रश्नों का उत्तर देना, उसके लिए अपने आप को तैयार। तो क्या आज छात्र राजनीति में पहले जैसी बात नहीं रही? छात्र राजनीति अपनी चमक क्यों खोती जा रही है? इस तरह के सवालों को भी शिक्षाविदों ने उचित बताया। लिहाजा प्रोफेसर सरबन सिंह ने स्वीकार किया कि वाकई अब छात्र राजनीति की चमक फीकी होने लगी है, क्योंकि अब ग्रास रूट पर काम नहीं होते, लक्ष्य से भटक गई है युवा पीढ़ी। इसका मुख्य कारण आज ये है कि आज चुनावों को केवल एक मतलब प्रतिष्ठा का सिंबल मान लिया गया है कि अगर मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट बन गया तो पता नहीं मुझे कितना बजट मिल जाएगा, पता नहीं क्या मिल जाएगा, क्या हासिल हो जाएगा। एक तो ये गलत फहमी है छात्र संघ चुनावों की, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि पहले जो छात्र नेता हुआ करते थे वो बड़ी जिम्मेदारी से काम किया करते थे, वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते थे, और उनके साथ शिक्षण संस्था की प्रतिष्ठा जुड़ी होती थी। लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। आज केवल मैंने देखा है कि जब चुनाव शुरू होने वाले होते हैं या चुनाव की तारीख आ जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, 2-4 मांगे रखते हैं या 2-4 लीडर पैदा हो जाते हैं कुकुर मुत्तों की तरह, और वो कहते हैं कि ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, और फिर उसके बाद बिल्कुल सो जाते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं। पहले क्या था कि एक ग्रास रूट लेवल की राजनीति होती थी, या जैसे मैंने पहले भी कहा कि राजनीति सेवा का माध्यम हुआ करती थी। आज ना तो ग्रास रूट लेवल की राजनीति रही है और ना ये सेवा का साधन रही है। आज जो है इसे एक पैसे से तोला जा रहा है। प्रोफेसर सरबन सिंह ने शुभकामनाओं से अटे पोस्टरों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब सच में त्योहारों की शुभकामनाएं दी जाती हैं तो सिर्फ चुनावों के वक्त ही क्यों? उन्होंने माना कि आज युवा राजनीति में जाने की काबिलियत नहीं रखता, विचारधाराओं में गिरावट आ गई है, ऐसे में मौजूदा व्यवस्था तकलीफ देह है। तो बाजार में हालांकि वोट नहीं मांगे जा रहे हैं, उनमें शुभकामनाएं लिखी हुई हैं। क्या शुभकामनाओं की आगे पीछे जरूरत नहीं होती? क्या केवल चुनाव के समय शुभकामनाओं की जरूरत होती है? शुभकामनाएं तो जितने भी शुभ अवसर होते हैं उन पे सभी पे जरूरत होती है, तब पोस्टर क्यों नहीं लगाए जाते? तो आज क्या है कि सारी छात्र राजनीति जो है, अगर कुछ 1-2% या 10% को छोड़ दें तो 90% जो छात्र राजनीति अवसरवादी हो गई है। और अवसरवादिता भी कैसी? पहले ये होता था कि छात्र राजनीति कुछ राजनीतिक दलों के जो छात्र संगठन हैं उनके साथ उनका जुड़ाव रहता था, लगाव रहता था, उस दल की नीतियों को भी वो आगे लेकर चलते थे। आज केवल ये है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो शायद मुझे एमएलए का। अब जरा पीछे चलते हैं, मिलते हैं करीब 35 साल के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रेम बंसल से। छात्र राजनीति में सियासत के पथरीली भूमि पर कदम रखने वाले प्रेम बंसल ने विधानसभा चुनाव में भी भाग्य आजमाया। पार्षद बनकर शहर के लोगों की सेवा की और विचारधारा का साथ कभी नहीं छोड़ा। आज भी वे विचारधारा का पोषण करते हैं। जब स्काई चैनल ने छात्र राजनीति में आए अंतर को लेकर पूछा तो उन्होंने इसे अर्थव्यवस्था से कुछ इस तरह जोड़ने की कोशिश की। प्रेम बंसल ने कहा कि 1990 के बाद देश की स्थिति में काफी बदलाव महसूस किया गया। छात्र राजनीति भी उसकी चपेट में आने से नहीं बच पाई। जब छात्र राजनीति ने प्रदेश को कई मंत्री और मुख्यमंत्री तक देने में संकोच नहीं किया तो फिर आज यह स्थिति क्यों आई? देखिए, पहले का जो दौर था उस समय लोग राजनीति में जाते थे अपनी विचारधारा के आधार पर जाते थे। जो भी लोग पार्टी ज्वाइन करते थे, चाहे वो बीजेपी ज्वाइन करें, चाहे कम्युनिस्ट ज्वाइन करें या सोशलिस्ट ज्वाइन करें, वो अपनी विचारधारा के आधार पर और कहीं कहीं नेताओं के आकर्षण के कारण जाते थे। और कॉलेज छात्र संघ जो है छात्रों को मनाया था कि पढ़े लिखे लोग हैं, छात्र संघ राजनीति की पहली सीढ़ी है, यहाँ से सीख करके आगे देश के अच्छे नेता पैदा होंगे। और अपने राजस्थान में तो ये आज भी अपन देखते हैं तो बहुत सारे नेता हमारे एमएलए मिनिस्टर छात्र राजनीति से आए हुए हैं। लेकिन आजकल का जो दौर है, जबकि मैं विशेषतः कहना चाहूँगा कि 1990 के बाद जब जो खुली अर्थव्यवस्था का जब से दौर आया है उसके बाद से
विचारधारात्मक लड़ाई कमजोर होती जा रही है। वो ना केवल राजनीतिक पार्टियों में बल्कि छात्र संघों में तो इसकी हालत और भी खराब है। आज मैं देखता हूँ कि छात्र संघ में विचारधारात्मक जो संगठन है, चाहे वो एबीवीपी रही हो, चाहे एनएसयूआई रही हो, चाहे एसएफआई रही हो, उनके संगठन बहुत कमजोर हुए और यहाँ तक कि कई बार तो इनको उम्मीदवार भी नहीं मिलते और उम्मीदवार मिलते हैं तो भी वो उन विचारधारा तक नहीं होते, इधर उधर से पकड़ करके ला करके उनको चुनाव जिताने की कोशिश की जाती है और चुनाव जीतने के बाद भी वो अपनी विचारधारा के अनुकूल कार्य नहीं करते, ना वो उससे जुड़े रहते हैं। तो ये जो सिस्टम आया है, मैं आपको 1990 का उदाहरण देता हूँ। 1990 में पूरे देश में राम मंदिर का माहौल चल रहा था और एनएमपीजी कॉलेज में चुनाव थे, तो हमने एक मुसलमान छात्र नेता जो बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा हुआ था, शराफत अली, उस दौर में भी हमने उसको चुनाव जिताया, क्योंकि जो विचारधारात्मक, जो वो चाहे वो मुसलमान था लेकिन विचारधारात्मक था, इसलिए सभी ने उसको सपोर्ट किया और बड़े भारी वोटों से उसकी जीत हुई। तो उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में फर्क आ गया है और मैं ये कहूँगा कि ये अच्छी बात नहीं है कि एडजस्टमेंट के आधार पर चुनाव जीतने, एडजस्टमेंट के आधार पर कैंडिडेट लाने, विचारधारा को पीछे धकेलना। इस चुनाव की खास बात है कि इस बार कांग्रेस से संबंधित एनएसयूआई, भाजपा से संबंधित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और माकपा से संबंधित एसएफआई ने अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी खड़े नहीं किए, जिसे एनएसयूआई ने राजस्थान को अशोक गहलोत के रूप में मुख्यमंत्री दिया। उन्हीं अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व काल में एनएसयूआई को प्रत्याशी नहीं मिलना गंभीर। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। एड्स की रोकथाम के लिए जंक्शन के एएनएम नर्सिंग सेंटर में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में वक्ताओं ने एड्स के लक्षण और उसके उपचार को लेकर जानकारी दी। राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा आशा प्रशिक्षकों को एड्स से बचाव व उपचार के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दूसरे दिन आयोजित कार्यशाला में राजकीय टीबी अस्पताल प्रभारी डॉक्टर रविशंकर शर्मा व अतिरिक्त सीएमएचओ डॉक्टर अरुण शर्मा ने कहा कि अन्य रोगों की तरह इस रोग से भी लड़कर जिंदगी को बचाया जा सकता है। सरकार अब गांव में भी इस भयंकर रोग को बढ़ने से रोकने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रही है, ताकि एड्स रोग के लक्षण व बचाव के बारे में आमजन को सही जानकारी मिल सके। हमने सभी स्तर पर, चाहे सीएससी हो चाहे पीएससी हो, वहाँ निःशुल्क जांच की सुविधा रखी है, जिसके अंदर कोई भी संभावित जोखिम के अंदर रहा हुआ पर्सन समझता है कि इसका जांच कराने की जरूरत है, वहाँ निःशुल्क जांच करा सकता है। उसके बाद हमारे उसका निःशुल्क उपचार भी करवाया जाता है। लोक देवता बाबा रामदेव जी की रथ यात्रा शनिवार को हनुमानगढ़ पहुंचेगी। जिला मंत्री सावन गोयल के मुताबिक सलेनगढ़, मासानी और झांबर होते हुए रथ हनुमानगढ़ पहुंचेगा। टाउन में एसआरएम स्कूल के पास रथ का स्वागत किया जाएगा। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। हनुमानगढ़ जंक्शन में आनंद सिनेमा के पास स्थित नई धान मंडी के दुकानदारों ने आज जिला कलेक्टर पीसी किशन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से दुकानदारों ने जिला कलेक्टर को बताया कि दुकानों के पास की नालियां गंदगी से भरी हुई हैं और बरसात का पानी नालियों से निकलकर दुकानों के अंदर आ रहा है।
आनंद सिनेमा के पास स्थित नई धान मंडी के दुकानदार दुकानों के पास की नालियों में जमा हुई गंदगी से परेशान हैं। समस्या के निवारण हेतु आज वे जिला कलेक्टर पीसी किशन से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। दुकानदारों ने जिला कलेक्टर को बताया कि दुकानों के पास की नालियां बुरी तरह से गंदगी से भरी पड़ी हैं और यह गंदगी बरसात होने पर सीधे दुकानों के अंदर आ गई। दुकानों में हर जगह गंदी बदबू और कीड़े मकोड़े हैं, जिससे हमारा दुकानों में रह पाना काफी मुश्किल हो गया है। उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग की है कि वे जल्द ही सड़क व नालियों का पुनर्निर्माण करवाएं और साथ ही वर्षों से बहुत सी दुकानों की जगह यहां खाली पड़ी है, जिस वजह से बरसात का पानी हमारी दुकानों में भर जाता है। इन दुकानदारों को नोटिस जारी कर इन दुकानों के निर्माण करवाने या नीलामी करवाने के आदेश दिए जाएं। सिनेमा रोड पे मतलब ये धान मंडी के दक्षिण में 200 दुकानें हमारी शॉप्स हैं। उसके पीछे जो है पानी जो है बरसात का पानी भरा रहता है और काफ़ी समय से भरा हुआ है। ये कई बार एप्लीकेशन दे दी नगर पालिका को, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। आज मंडी यहाँ आए थे जिला कलेक्टर ऑफिस में सभी दुकानदार मिलकर ज्ञापन देने आए हैं कि पानी निकलवाइए, वहाँ बदबू है, गंदगी हो रही है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रुझान अधिक समाचार। नमस्कार।